हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज ऑफ साउंड एंड ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। पार्ट 2 है ये कैपिटल स्ट्रक्चर का। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर या साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर के क्या फीचर्स होते हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आप कह सकते हो, क्या उसकी क्वालिटीज होती है। इसके साथ साथ इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अंदर रेलेवेंस थ्योरी का फर्स्ट अप्रोच जिसको बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज ऑफ साउंड और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कि एक फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या फीचर्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जिससे कि वो ऑप्टिमम शो हो। सबसे पहले सिंपलिसिटी मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल। कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, मतलब फर्म को इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ साथ डेट भी यूज कर लेना चाहिए। फर्म को इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ साथ डेट भी यूज करना चाहिए। जब इनिशियल स्टेज होती है, मतलब जो स्टार्टिंग में जब फर्म अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, जब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, तो उस टाइम इसको इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इश्यू करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम इन्वेस्टर्स जो है वो इतनी उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, क्योंकि कंपनी को खुद नहीं पता होता कि हमारी इनकम कितनी होने वाली है। एक्सपेक्टेड इनकम कंपनी को कुछ पता नहीं होती। तो इनिशियल स्टेज में कंपनी को इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू कर देना चाहिए और लेटर स्टेज में डेट को यूज करना चाहिए। जब कंपनी को लगे कि हाँ अब हम अपनी इनकम जो है इतनी एक्सपेक्टेड इनकम हमारी हो जाएगी, हमारी इनकम स्टेबल हो चुकी है, तब डेट का यूज कर लेना चाहिए। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जब जरूरत पड़े, आइटेड व्हेन नीडेड, जब भी आवश्यकता हो, जब भी जरूरत हो, फर्म जो है अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ चेंजेस कर सके, उसमें बदलाव कर सके। तो यूज ऑफ डेट मेक्स द कैपिटल स्ट्रक्चर मोर फ्लेक्सिबल। डेट के यूज करने से जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बिकॉज इट कैन बी रेज, क्योंकि इसको जब जरूरत होती है, जब आवश्यकता होती है, तब डिबेंचर को आप इश्यू कर दो, आप कैपिटल रेज कर लो डिबेंचर के थ्रू। और जब कंपनी या फर्म को रिक्वायरमेंट ना हो जब फर्म को रिक्वायरमेंट ना हो तो इसको रिडीम कर दो। डिबेंचर को रिडीम किया जा सकता है। जब रिक्वायरमेंट हो तो आप रेज कर लो कैपिटल डिबेंचर के थ्रू, और जब रिक्वायरमेंट ना हो तो इसको रिडीम कर दो डिबेंचर को। उसके बाद है मिनिमम रिस्क। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क जो है वो कम हो, मिनिमम हो, क्योंकि जो फर्म जो डेट यूज करती है, अगर वो डेट जो है वो एक्सेसिव हो जाए, वो डेट अगर एक्सेसिव है तो आपको भी पता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट जो होता है वो डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है, और कंपनी विल हैव टू पे इंटरेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट हो चाहे ना हो, कंपनी फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो डेट इतना यूज करो कि रिस्क ज्यादा ना हो, एक मिनिमम एक एक्सटेंट लेवल तक ही डेट यूज कर लेना चाहिए, जिससे कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका साउंड हो, ऑप्टिमल हो। उसके बाद है मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा तैयार होना चाहिए जिसमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्म कंपनी के हाथों में जो कॉस्ट आ रही है वो मिनिमम हो, कम हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डेट्स, डिबेंचर लोन पे जो इंटरेस्ट होता है और शेयर्स पे डिविडेंड होता है। देखो डिबेंचर पे कंपनी फर्म क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, और शेयर्स पे करती है डिविडेंड। जो इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं, उस पे फर्म जो है वो डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड।
प्रीफरेंस पे जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, लेकिन इक्विटी पे फिक्स नहीं होता, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो है तो अल्टीमेट ओनर्स होते हैं वो। तो जो इंटरेस्ट फर्म पे करेगी डेट्स पे और जो डिविडेंड पे करती है शेयर्स पे, वो उनके लिए यानी कंपनी के लिए, फर्म के लिए वो कॉस्ट है, क्योंकि डेट के थ्रू उन्होंने कैपिटल रेज किया, शेयर्स के थ्रू कैपिटल रेज किया। अब इस कैपिटल को वो अपने बिजनेस में यूज कर रही है फर्म, तो इस कैपिटल को यूज करने से इनको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट, शेयर्स पे डिविडेंड। तो कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट और डिविडेंड्स है वो कॉस्ट होती है, क्योंकि कंपनी उस कैपिटल को यूज करती है जो किसी और का पैसा है, किसी और बंदे ने इन्वेस्ट किया कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर, और कंपनी फर्म उनको यूज कर रही है, उस पर्सन के इन्वेस्टमेंट को यूज कर रही है एज ए कैपिटल। तो इस कैपिटल को यूज करने पे कंपनी को डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, शेयर्स पे डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट, शेयर्स पे डिविडेंड। तो इंटरेस्ट डिबेंचर क्या है? ये एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कंपनी के लिए, फर्म के लिए। तो डेट जो होता है वो चीपर सोर्स होता है, मतलब ये सस्ता सोर्स है इन कंपैरिजन टू इक्विटी, क्योंकि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है। जब टैक्स निकाला जाता है तो इसकी छूट मिल जाती है। इससे जो कॉस्ट ऑफ डेट कहे तो कॉस्ट जो आती है डेट की वो कम होती है इन कंपैरिजन टू इक्विटी। अब इक्विटी की मैं बात कर लूं तो इक्विटी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं, इन दोनों का कंपैरिजन करूं कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में चीपर कौन सा है, सस्ता कौन सा है, तो है वो है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि इस पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं, पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है, पूरा रिस्क वो बियर करते हैं, तो अल्टीमेटली जो एक्सपेक्टेशन है वो उनकी ज्यादा होती है। सो कंपनी शुड यूज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेट। तो कंपनी को डेट यूज करना चाहिए, बट एक सफिशिएंट मात्रा में करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में यूज कर लेना चाहिए और अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज रख लेना चाहिए, जिससे कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्टिव हो, ऑप्टिमम हो, साउंड हो। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए, साउंड बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसके बाद है सफिशिएंट लिक्विडिटी। फर्म की जो लिक्विडिटी है वो सफिशिएंट हो ताकि वो टाइम पे पेमेंट कर सके, और लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे मतलब क्या उनकी क्षमता है पे करने की। तो इंटरेस्ट जो होता है एज वेल एज प्रिंसिपल जो है उसका टाइम पे पेमेंट हो सके, इसके लिए फर्म की जो लिक्विडिटी है वो सफिशिएंट हो, जिससे कि वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का टाइम पे, समय पे भुगतान कर सके। While determining the amount of debt, जब भी अमाउंट ऑफ डेट को डिटरमाइन किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, देयर शुड बी ए केयरफुल एनालिसिस। तो एक जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो एक केयरफुल स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा, जिससे कि फर्म्स की लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन रहे अंडर द रिसेशन टाइम। उसके बाद है मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम हो, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मैक्सिमम रिटर्न मिले, क्योंकि वो अल्टीमेट ओनर्स होते हैं, वो पूरा रिस्क वो बियर करते हैं। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। उसके बाद है रिटेनिंग कंट्रोल। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि कंट्रोल जो है मैनेजमेंट के हाथ में हो, ना कि आउटसाइडर्स के हाथ में हो। तो डेट को एक लिमिट तक यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से फ्रेम करो कि कंट्रोल जो है वो कंपनी के ऊपर मैनेजमेंट का रहे। उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस। जो भी हम यानी फर्म जो कंपनी जो लोन लेती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उनके खुद ही अपने टर्म्स कंडीशंस होते हैं टर्म लोन के, तो उनको उससे अवॉइड कर लेना चाहिए। उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी सेबी की गाइडलाइंस है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है कैपिटल रेज करने की, उनको फुलफिल करना चाहिए, जिससे कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्टिव हो। अब मैं बात कर लेता हूं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की।
कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज देखो ब्रॉडली दो टाइप्स की होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी ब्रॉडली दो टाइप्स की होती है। और कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या बताएगी? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एक्सप्लेन करती है, स्टेट्स करती है, एक्सप्रेस करती है द रिलेशनशिप बताएगी अमंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। ये जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है और जो वैल्यू ऑफ फर्म है। लेकिन अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि जो थ्योरीज है कैपिटल स्ट्रक्चर की, वो रिलेशनशिप के बारे में बताती है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। क्योंकि देखो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी जो है ब्रॉडली दो टाइप्स की होती है। एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थ्योरी और दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थ्योरी। तो रिलेवेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो एक्सपर्ट है, आगे बताऊंगा नाम में आपको, ये थ्योरी ये मानती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर संबंध है। इसलिए बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थ्योरी संबंधित। कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थ्योरी में दो अप्रोच कंसिडर की जाती है। एक है नेट इनकम अप्रोच, दूसरी है ट्रेडिशनल अप्रोच। और कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थ्योरी में, इररिलेवेंस मतलब यहाँ पे ये बोलते हैं, इनके जो ऑथर्स जिन्होंने सजेस्ट किया था वो ये बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म का कोई संबंध नहीं है। आगे बताऊंगा मैं आपको। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थ्योरी में आएगी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज जो है वो एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप, संबंध बताएगी बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी जो फर्म की जो मार्केट वैल्यू होगी और जो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, उनके बीच में संबंध को बताएगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। अब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल, कि कितना डेट का पोर्शन यूज करना है, कितना इक्विटी का पोर्शन यूज करना है। तो मैंने अभी बताया आपको कि कंपनी फर्म अगर डेट यूज करती है तो वो इंटरेस्ट पे करेगी और इक्विटी यूज करती है तो वो डिविडेंड पे करेगी। तो जो भी वो इंटरेस्ट पे करते हैं, जो भी वो डिविडेंड पे करते हैं, उनके हाथ में तो कॉस्ट होगी, क्योंकि वो कैपिटल यूज कर रहे हैं। तो उसके यूज करने के बदले वो इंटरेस्ट देंगे और डिविडेंड देंगे। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में संबंध को बताता है थ्योरीज। जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज होती है वो आपको बताएगी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर संबंध है कि नहीं है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इसमें शामिल है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के अंदर। अब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थ्योरी की। कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थ्योरी बोलती है देयर इज रिलेशनशिप अमंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। इन तीनों के बीच में संबंध होता है, ये रिलेवेंस थ्योरी बोलती है। नाम से मालूम पड़ रहा है रिलेवेंस मतलब संबंध को दर्शाएगी, इररिलेवेंस मतलब वो बोलती है संबंध नहीं है। तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर जो रिलेवेंस थ्योरी है उनका ये मानना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जो कैपिटल स्ट्रक्चर है और जो वैल्यू ऑफ फर्म है उनके बीच में संबंध होता है। तो सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थ्योरी के अंदर जो अप्रोच आती है वो आती है नेट इनकम अप्रोच। इसी की मैं बात करता हूं आज आपके साथ। देखो नेट इनकम अप्रोच जो है वो सजेस्ट की थी, उसको प्रपाउंड किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था, वो किया था डेविड डूरंड ने। डेविड डूरंड ने नेट इनकम अप्रोच को सजेस्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, आप कह सकते हो प्रोपाउंड किया था। इनका ये मानना था कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है इनके बीच में संबंध है। यस, इनके बीच में संबंध है। डेविड डूरंड जो है, जिन्होंने नेट इनकम अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया, सजेस्ट किया, प्रपाउंड किया,
उनका ये मानना था कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, जो फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेती है कि कितना पोर्शन डेट का होना चाहिए, कितना इक्विटी का होना चाहिए, तो जो डिसीजन होता है वो जो, तो उस डिसीजन का वैल्यू ऑफ फर्म के साथ संबंध होता है। यस, ये डेविड डूरंड ने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और वैल्यू ऑफ फर्म का संबंध होता है। अब सवाल ये उठता है सर कैसे, तो देख लेते हैं। देखो, एक वर्ड होती है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी, मतलब टोटल कैपिटल अगर फर्म रेज करता है तो उसमें डेट का कितना पोर्शन होता है, इक्विटी का कितना पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। हम डेट का कितना पोर्शन एक फर्म यूज करती है, तो रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी बोल सकते हो आप फाइनेंशियल लीवरेज को। यस, तो देखो डेविड साहब जो है वो कहते हैं कि भाई देखो नेट इनकम अप्रोच में उन्होंने बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और वैल्यू ऑफ द फर्म के बीच में संबंध है। यस, कैसे, देखो इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल लीवरेज में अगर कुछ भी बदलाव होता है, फाइनेंशियल लीवरेज अगर बढ़ती है या कम होती है, कुछ बदलाव होता है, कोई चेंजेस होता है, तो उस चेंजेस का इफेक्ट आएगा, इंपैक्ट आएगा किस पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म पे इसका इंपैक्ट या इफेक्ट आएगा। यानी फाइनेंशियल लीवरेज में कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो उसका चेंजेस, उसका इंपैक्ट, उसका इफेक्ट जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे और वैल्यू ऑफ द फर्म। क्योंकि जैसे ही बदलाव होगा, जैसे ही चेंजेस होगा फाइनेंशियल लीवरेज में, ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म में भी चेंजेस होगा। वो चेंजेस कैसे होगा देख लेते हैं। तो देखो फाइनेंशियल लीवरेज अगर बढ़ती है, फाइनेंशियल लीवरेज अगर बढ़ती है मतलब अगर डेट को, अगर डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब डेट को अगर बढ़ाया जाए, फाइनेंशियल लीवरेज अगर बढ़ती है तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो वेटेज या जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो कम हो जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर कम हो जाएगी, बिल्कुल। मैं आगे आपको एक सवाल करके दिखाऊंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको कि देखो डिबेंचर को मैंने अगर बढ़ा दिया तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है फर्म की वो कम हो जाती है, क्योंकि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट फर्म पे करेगी वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है, वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है। जब भी टैक्स निकाला जाता है तो उसको लेस किया जाता है, यानी प्रॉफिट जब भी कंपनी निकालेगी, फर्म निकालेगी, उसको उसकी छूट मिल जाती है, लेकिन डिविडेंड की छूट नहीं मिलती। डिविडेंड इज नॉट ए डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। यस, बट डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करेगी फर्म वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस जो होता है, प्रॉफिट निकालते वक्त वो लेस किया जाएगा। तो डूरंड साहब, तो डेविड जो तो मैं आपको बता रहा था कि जो डेविड डूरंड साहब है उन्होंने बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और वैल्यू ऑफ फर्म के बीच में संबंध है। यस, उन्होंने कहा कि जैसे फाइनेंशियल लीवरेज में कुछ चेंजेस होगा उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर। तो फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी। जैसे ही फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ेगी, जैसे ही ये बढ़ी, इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर। देखो फाइनेंशियल लीवरेज का बढ़ना यानी डेट का अगर फर्म ज्यादा यूज कर लेती है तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी, और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, वैल्यू ऑफ द फर्म एंड मार्केट प्राइस ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही फाइनेंशियल लीवरेज अधिक मात्रा में यूज किया जाएगा, डेट को बढ़ाया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट, उसका इंपैक्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे उससे की प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यू ऑफ फर्म वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो मार्केट प्राइस है ऑर्डिनरी शेयर्स का, उसका संबंध होता है वैल्यू ऑफ फर्म से। वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर फाइनेंशियल लीवरेज यानी अगर डेट को कम यूज किया जाए तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाएगी और वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो कम हो जाएगी। तो देखो ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया मैंने कि जैसे कैपिटल है वो कम होता चले जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ डेट है और यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये एक तरह से कांस्टेंट रेट
रेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जैसे ही डेट बढ़ाया जाएगा कंपनी द्वारा, उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि डिबेंचर जो है वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंसेस होता है, उससे प्रॉफिट कम हो जाता है। और प्रॉफिट में इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो अर्निंग अवेलेबल होती है वो पे की जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, लेकिन उससे पहले प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है, क्योंकि उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। तो अल्टीमेटली जो लास्ट में जो अर्निंग अवेलेबल होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाती है। तो जैसे ही डिबेंचर को या अधिक यूज किया जाएगा तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बढ़ जाएगी। अब सवाल ये आ रहा होगा माइंड में कि सर वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ फर्म होता है S+D। S जो है वो आपको बताएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को डिनोट करोगे S से और वैल्यू ऑफ फर्म को डिनोट करोगे V से। वैल्यू देखो याद रखना आसान, वैल्यू ऑफ दी फर्म, V फॉर वैल्यू, S से आप डिनोट करोगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और D से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। तो देखो जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी जो भी मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल से कैपिटल रेज किया है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, और जो भी मैंने डिबेंचर से मैंने कैपिटल रेज किया है, मैंने डिबेंचर मैंने इश्यू किए तो मुझे अमाउंट मिली, तो उसका मार्केट वैल्यू कितना है। जो भी डिबेंचर मैंने इश्यू किया उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, जो भी मैंने शेयर्स इश्यू किए उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मालूम चल जाएगा कि एक फर्म की वैल्यू कितनी है, एक फर्म की टोटल वैल्यू कितनी है, मालूम चल जाएगा। जैसे ही मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को ऐड कर दूं मार्केट वैल्यू ऑफ डेट के साथ तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा। तो फर्म कैन इंक्रीज टोटल वैल्यू, फर्म जो है अपनी टोटल वैल्यू को बढ़ा सकता है बाय डिक्रीजिंग कॉस्ट जो है, बाय डिक्रीजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी फर्म जो है वो अपनी टोटल वैल्यू, ये जो V है टोटल वैल्यू को बढ़ा सकता है। कैसे? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करके। अब देखो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कैसे होगी, जब डेट जो है वो अधिक यूज किया जाएगा, यानी यहाँ पर जो डिग्री ऑफ लिवरेज है उसको अगर इंक्रीज किया जाएगा तो फर्म की टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी। अब देख ले, तो मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है, वैल्यू जो है उसको आप डिनोट करते हो V से, और जो इक्विटी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी उसको डिनोट करते हो S से, और ऐसे ही मार्केट वैल्यू डेट को आप डिनोट करते हो D से। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया कि S+D जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी होती है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट होती है, दोनों को आप ऐड कर दो तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म। क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ फर्म। अब सवाल ये आ रहा होगा सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मतलब जो भी इक्विटी के थ्रू जो भी कैपिटल रेज किया गया है उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है। कंपनी ने देखो कैपिटल रेज किया तो उन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल रेज इश्यू किया होगा, इक्विटी शेयर इश्यू किए कंपनी ने, प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए होंगे, डिवेंचर इश्यू किए होंगे, तो उनको बदले में क्या आ रहा है भाई, कैपिटल ही तो आ रहा है। तो एक तरह से इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है और जो डिवेंचर इश्यू की है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो मालूम चल जाएगा कि टोटल फर्म की वैल्यू इतनी है, टोटल फर्म की वैल्यू इतनी है। मैं अगर मोटा मोटी बोलूं तो शेयर होल्डर्स वेल्थ कितना है उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फर्म, उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फर्म, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फर्म। तो देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकाला जाता है ये देख लो आप। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि जो नेट इनकम, जो नेट अर्निंग अवेलेबल होती है किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। जो नेट अर्निंग अवेलेबल होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, जो नेट अर्निंग अवेलेबल होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं यानी फर्म जो है वो 3 लाख रुपए जो है नेट उसके पास अर्निंग अवेलेबल होती है अपने इक्विटी को देने के लिए, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के लिए, उनके पास 3 लाख रुपए बचते हैं,
3 लाख रुपए बचते हैं इंटरेस्ट पे करने के बाद। टैक्स को यहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं, इस अप्रोच को पढ़ने के लिए टैक्स को हम इग्नोर कर रहे हैं, टैक्स को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं। कि अगर मान लो फर्म के पास जो नेट अर्निंग अवेलेबल्स है वो है 3 लाख रुपए, यानी ये अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट है, ये अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट है। अब ये जो पेमेंट देने के लिए है ये है इक्विटी को देने के लिए पेमेंट बचा हुआ 3 लाख रुपए। अब फर्म की जो रेट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी आप कैपिटलाइजेशन रेट बोल दो, वो है 15%। तो क्या आप बता नहीं सकते कि भाई 3 लाख फर्म के पास बचा हुआ है, 3 लाख रुपए फर्म ने कमाया है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्विटी में, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्विटी में। तो आप क्या बता सकते हो, रेट दिया हो तो फर्म की टोटल मार्केट वैल्यू क्या है इक्विटी की, बिल्कुल बता सकते हो आप। इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन करना। देखो आपसे कोई पूछे कि 15% के हिसाब से कंपनी जो है वो 3 लाख रुपए पे करती है, 15% के हिसाब से कंपनी जो है, जो नेट अर्निंग जो पे कर रही है इक्विटी को 3 लाख पे करती है। तो आपसे कोई पूछे बताओ टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है इक्विटी, तो आप बता सकते हो बिल्कुल 3 लाख डिवाइड बाई 50 इंटू 100, बहुत ईजी है। तो ये आ जाएगा 20 लाख रुपए जो है ये हो जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कैपिटलाइज कर दिया, कि 3 लाख रुपए देखो फर्म के पास है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इतना फर्म ने कमाया है 15% के हिसाब से, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी 15% के हिसाब से। तो बताओ टोटल कितनी कैपिटल होगी, यस। तो 15% के हिसाब मतलब 20 लाख अगर मैं कैपिटल मानूं, मतलब मार्केट वैल्यू मानूं इक्विटी की, ये कैपिटल ही होता है, यानी कैपिटल की मार्केट में कितनी वैल्यू है। जो भी फर्म ने इक्विटी इशू किया उसके बदले कैपिटल मिली, उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू उस कैपिटल की। तो सिंपली 20 लाख का 15% भी 3 लाख ही होता है, यानी टोटल जो है वैल्यू ऑफ इक्विटी है, जो टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो 20 लाख है। तो 20 लाख का कंपनी 15% एक तरह से पे कर देती है इक्विटी वाले को, यानी 3 लाख रुपए। तो आपको दिया है 3 लाख रुपए नेट अर्निंग अवेलेबल्स, वो रेट दे रखा है, तो निकाल लो, कैपिटलाइज कर लो उसको। कि टोटल इक्विटी होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होता है उसको हम इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं इसको। तो नेट एनआई का मतलब होता है कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हम निकाल लेते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। डिबेंचर कितने का इश्यू हुआ है ये आपको सवाल में दिया होगा। डिबेंचर उसको बोला जाएगा कि 20 लाख के डिबेंचर इश्यू कर दिए इस रेट से, तो उसकी तो मार्केट वैल्यू निकालना आसान है। जितना अब मैं आपको बोलूं कि भाई कि 20 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू कर दिए मैंने, तो मतलब आपको मार्केट वैल्यू दे रखा है। दिक्कत आएगी आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने में, क्योंकि वहां पर आपको दिया होगा ईबीआईटी, वहां पे आपको दिया होगा ईबीआईटी। मैं आगे बताऊंगा आपको सवाल के माध्यम से। वहां पे आपको ईबीआईटी दिया होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो उसमें आप इंटरेस्ट लेस करके आप जो भी नेट अर्निंग अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, और आपको मालूम होना चाहिए रेट किसका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, और जिसको हम बोलते हैं इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो उसके माध्यम से आप कैपिटलाइज कर लेते हो कि 3 लाख रुपए कमाया है 15% के हिसाब से, यानी 3 लाख रुपए 15% के हिसाब से मैं पे करता हूं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो टोटल कितना कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होगा, 20 लाख रुपए, यस। तो अगर आपको इंटरेस्ट दे रखा है तो भी आप निकाल सकते हो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। देखो इंटरेस्ट दे रखा है डिबेंचर पे 2 लाख रुपए मान लेते हो, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, तो क्या आप इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते? यस कर सकते हो, बिल्कुल। आपको पता है कि 2 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया जा रहा है 10% के हिसाब से, तो टोटल कितनी मार्केट वैल्यू होगी डिबेंचर की, 20 लाख रुपए। 20 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट दे रखा है, रेट दे रखा है, तो आप निकाल सकते हो इजिली। हालांकि क्वेश्चन में तो ऐसा होगा नहीं, आपको निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिबेंचर का अमाउंट ऑलरेडी दिया होगा आपको। दिक्कत आएगी आपको इक्विटी निकालने, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा आपको ईबीआईटी के थ्रू। लेकिन कई सवाल हो तो आप निकाल सकते हो। आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए, इंटरेस्ट और उसका रेट, तो आप निकाल सकते हो उसकी मार्केट वैल्यू, डेट यानी डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कितनी होगी।
तो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया 10% के हिसाब से, तो बताओ टोटल कितना डिबेंचर इश्यू किया होगा? 20 लाख रुपए सर। 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख रुपए। यस, तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी? एस प्लस डी, एस फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो 20 लाख रुपए निकाला हमने, और यहाँ पे मजे की बात ये है कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट भी कितना है? 20 लाख रुपए। तो ये जो फर्म की वैल्यू आ जाएगी टोटल, वो आ जाएगी 40 लाख रुपए, वो आ जाएगी 40 लाख रुपए। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, तो आप बता सकते हो, बिल्कुल आप कहोगे देखो ईबीआईटी दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे ईबीआईटी हम इसलिए लेते हैं, यहाँ पर ईबीआईटी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन भी शामिल होता है, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर को। तो पहले जो भी प्रॉफिट अवेलेबल होगा उसको आप डिवाइड कर देते हो वैल्यू ऑफ फर्म से। जब आप ईबीआईटी को डिवाइड कर देते हो वैल्यू ऑफ फर्म से, वैल्यू ऑफ फर्म में दोनों आते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी और मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर भी। तो कंपनी ने 20 लाख की तो आपको इक्विटी कैपिटल इश्यू किया है और 20 लाख डेट इश्यू किया है, तो 20 लाख रुपए यानी टोटल 40 लाख रुपए पे कंपनी के पास अर्निंग कितना है पे करने के लिए? डिवेंचर होल्डर को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो आप कहोगे सर ईबीआईटी कितना है हमारा? ईबीआईटी के बेसिस पे आप निकाल लोगे इजीली। तो यहाँ पर देखो ईबीआईटी मैंने दिया नहीं है, लेकिन आगे हम एक सवाल के माध्यम से समझ लेंगे। जितना ईबीआईटी होगा उसको डिवाइड कर दोगे आप वैल्यू ऑफ फर्म से। ईबीआईटी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट कंपोनेंट्स यहाँ पर शामिल होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है डिवेंचर होल्डर्स को और डिविडेंड पे करना होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस को। तो पूरा कैपिटल निकालना हो, कैपिटल की कॉस्ट निकालनी हो, तो पहले तो पूरी कैपिटल लेनी पड़ेगी ना आपको। अब पूरी कैपिटल मतलब दोनों, इक्विटी की भी मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी और डेट की भी मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी। और जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है, यानी जो भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला प्रॉफिट है, डिवेंचर होल्डर को मिलेगा उसकी डिविडेंड। इसलिए हम लेते हैं ईबीआईटी, क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट भी पे करना होता है, इसी में से डिविडेंड भी पे करना होता है। तो बेस जो लिया आपने, जो बेस लिया है वो लिया है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी इतना इक्विटी का कैपिटल लगा हुआ है और इतना डिबेंचर लगा हुआ है, इस पे इतना फर्म दे सकती है, फर्म के पास इतनी अर्निंग अवेलेबल है। तो आप निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब एक सवाल के माध्यम से और इजीली समझ लेते हैं इसको। एक सवाल दिया हुआ है, उसमें बोला है कि कंपनी की ईबीआईटी है यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो है वो 4 लाख रुपए दिया है और 12 लाख की डिबेंचर इश्यू की है 9% के हिसाब से। वो जो रेट ऑफ दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो दिया है, यानी इसको हम बोलते हैं इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, वो है 16%। कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहला तो ये है। दूसरे में बोला कि अगर डिबेंचर इंक्रीज कर दिया जाए, 12 से 15 कर दिया जाए, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। उसके बाद बोला कि डिबेंचर अगर डिक्रीज कर दिया जाए 10 लाख, तो फिर क्या उसकी वैल्यू कितनी होगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर डिबेंचर को कम ज्यादा इसलिए क्या है, क्योंकि आपको मैं इस सवाल के माध्यम से बताऊंगा कि अगर डिबेंचर बढ़ा दिया जाए तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी। फिर डिबेंचर को मैंने अगर कम कर दूं, डिबेंचर मैंने कम कर दिया तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। चलिए पहला पॉइंट सोल्व कर लेते हैं। आपको दे रखा है ईबीआईटी, जिसको हम बोल देते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 4 लाख रुपए दिया है आपको, यस सर दिया हुआ है। इसमें से आपको पता है ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो टैक्स तो कंसिडर करना नहीं है हमें, तो बिफोर इंटरेस्ट है ना, तो पहले इंटरेस्ट लेस करो, क्योंकि इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो अर्निंग आएगी उसी को तो आप पे करोगे इक्विटी वाले को, उसी को तो आपको पे करना पड़ेगा ना इक्विटी वाले को। तो भैया नेट ऑपरेटिंग इनकम जो ईबीआईटी है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 लाख रुपए है, उसमें से इंटरेस्ट को लेस कर दोगे आप। इंटरेस्ट जो है डिबेंचर पे, और डिबेंचर है 12 लाख के, वो 12 लाख का 9% आपको इंटरेस्ट देना है, तो ये आ जाएगा 1,08,000। और जब आप ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करोगे तो आपको मिलेगा नेट इनकम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। इक्विटी वाले को आप इतना दे सकते हो, कितना, 2,92,000 यानी 2,92,000। और आपको पता है
कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो दे रखा है 16%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% है, तो आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो। यस, आप क्या करोगे, 2,92,000 डिवाइड बाय 16 इंटू 100 कि 2,92,000 अर्निंग देने के लिए बचा हुआ है 16% के हिसाब से। तो टोटल कितना कैपिटल लगा हुआ है इक्विटी का, बता सकते हो। यस, ये आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा 18,25,000। कुछ नहीं करना आपको, जब भी मार्केट वैल्यू निकालो इक्विटी की, आपके पास देखो एक तो अर्निंग होनी चाहिए जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाली है, और उसका जो रेट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी या इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट वो होना चाहिए। मतलब सिंपली मैं ये कहूं कि कंपनी अगर 10 रुपए पे करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और 10 रुपए किस रेट के हिसाब से दे रही है, वो 10 रुपए जो है वो 10% के हिसाब से दे रही है। तो कंपनी की आपको बतानी है कि टोटल कितना कैपिटल लगा हुआ है मार्केट इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो आप इजीली निकाल लोगे आप कि 10 रुपए जो कंपनी पे कर रही है वो 10% के हिसाब से पे कर रही है, तो इंटू 100 कर दोगे आप, इंटू 100 कर दोगे, यानी टोटल कितना लगा हुआ है 100 रुपए। 100 का 10% भी कितना आएगा 10। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आपको दे रखा है 12 लाख रुपए डिवेंचर का है, तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी 30,25,000। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप ईबीआईटी दे रखी है आपको, यस सर दे रखी है, डिवाइड कर दोगे आप वैल्यू ऑफ फर्म से। तो 4 लाख रुपए जो ईबीआईटी उसको डिवाइड किया मैंने, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो 30,25,000 है, तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 13.22%। अब ध्यान से देखना, अब मैं डिबेंचर को इंक्रीज करूंगा, जैसे ही मैं डिबेंचर को इंक्रीज करूंगा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हो जाएगी कम। जैसे मैं डिबेंचर को बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, और जैसे डिबेंचर को मैं बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, और जैसे डिबेंचर को मैं कम करूंगा तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। देखो अब सेकंड पॉइंट में डिबेंचर को हमने बढ़ाया है, तो ईबीआईटी दे रखा है 4 लाख रुपए आपको, वो डिबेंचर जो है वो पहले था 12 लाख रुपए। डिबेंचर जो पहले था वो कितना था 12 लाख, फिर आपने बढ़ा के कितना कर दिया, उसको बढ़ा के कर दिया है 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए का डिबेंचर इश्यू किया, उस पर जो रेट है वो सेम रहेगा दोनों का, इक्विटी का भी और डिबेंचर का भी। तो 9% के हिसाब से 15 लाख का आ जाएगा 1,35,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया जाता है। जब ईबीआईटी में से ये इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो आ जाएगा नेट इनकम या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। इक्विटी वाले को इतना पैसा फर्म पे कर सकती है 2,65,000। किस रेट से, 16% के हिसाब से। बताओ टोटल कितनी मार्केट वैल्यू होगी इक्विटी, यानी इक्विटी कैपिटल कितना होगा 16,56,250। और डिबेंचर तो दे ही रखा है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना है 15 लाख। पहले 12 था, अब बढ़ा दिया आपने 15 कर दिया, तो जो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 31,56,250। 31,56,250 आ गई है आपकी। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने डेट को बढ़ाया, एक तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ी मेरी। पहले जब मेरी वैल्यू ऑफ फर्म थी फर्स्ट केस में वो थी 30,25,000, लेकिन जैसे ही मैंने डिबेंचर को बढ़ाया 12 से 15 किया तो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो 30,25,000 से बढ़कर कितना हो गया 31,56,250 हो गया। और जो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है पहले जो 13.22% था वो अब आ जाएगा देखो 4 लाख डिवाइड बाई 31,56,250, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं हम, ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, तो ये आ जाएगा 12.67%। तो देखो जैसे ही डिबेंचर बढ़ा, एक तो वैल्यू बढ़ी 30,25,000 से बढ़ के कितनी हो गई 31,56,250, और पहले जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल था 13.22 वो भी आप देखो कम हो गया 12.67। तो जैसे ही डिबेंचर को बढ़ाया डिग्री ऑफ लिवरेज बढ़ी, डेट बढ़ा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगी, लेकिन जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाती है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे मैं डिबेंचर को डिक्रीज करता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि डिबेंचर अगर कम यूज करते हैं तो इससे वैल्यू ऑफ फर्म पे क्या इफेक्ट आएगा, वैल्यू ऑफ फर्म कम हो जाएगी। और दूसरी बात
जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाती है डिबेंचर कम यूज करने से। ईबीआईटी दिया है 4 लाख रुपए, डिबेंचर हमने बढ़ा के लेस कर दिया, कितना कर दिया, 10 लाख रुपए कर दिया। 10 लाख रुपए कर दिया तो 10 लाख पे 9% के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 90,000 रुपए। लेस कर दिया, 4 लाख में से 90,000 मैंने पे कर दिया डिबेंचर्स को, तो जो नेट अर्निंग अवेलेबल्स है इक्विटी वालों के लिए वो है 3,10,000 रुपए। ये 3,10,000 रुपए आप पे करोगे, लेकिन जो रेट है वो क्या है, 16%। तो बताओ टोटल कितना मार्केट वैल्यू इक्विटी वालों का, सर आप मजे ले रहे हो, हम बता सकते हैं हम 3,10,000 डिवाइड बाय 16 इंटू 100, ये आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 19,37,500। और जो डेट की मार्केट वैल्यू दी हुई है आपको 10 लाख रुपए का डिवेंचर है, ऐड कर दोगे दोनों को तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म। जब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट होता है तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फर्म। टोटल फर्म की इतनी वैल्यू है, इतना इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा है, इतना डेट का पैसा है, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू है उनको आप जोड़ दोगे तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म, ये आ जाएगा 29,37,500। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, 4 लाख को भाग दे दोगे आप, डिवाइड कर दोगे 29,37,500, ये आ जाएगा 13.61। अब देखो जैसे ही डिबेंचर को मैंने कम किया, यानी फर्म जैसे ही कम करती है इसको, तो इसका देखो वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो कम हो गया और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ गया। तो ये देखो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया कि जैसे डेट को यूज किया जाता है अधिक मात्रा में, उसका इफेक्ट ये होता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाती है और वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही डिबेंचर को आप कम करोगे तो इसका इफेक्ट ये होगा कि कम करने से आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाएगी और वैल्यू ऑफ फर्म कम हो जाती है। तो ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जल्दी 3rd पार्ट पब्लिश करूंगा मैं इसकी, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की रिमेनिंग पोर्शन है कंसिडर करेंगे। ओके, वंस अगेन थैंक यू।